कल हमने डिस्कस किया था सिल्क सीड प्रोडक्शन के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हमने बात की थी सिलेक्शन ऑफ सीड रेसिस के, हमने सिलेक्शन किस तरह से करनी है रेसिस वगैरह की। देन उसके बाद उसमें हमने दो टाइप और पढ़ी थी, रिप्रोडक्टिव सीड एंड देन कमर्शियल सीड। रिप्रोडक्टिव सीड वो होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी कमर्शियल सीड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। देन उसके बाद कमर्शियल सीड वो होती हैं जहाँ से जिससे हम क्या लेते हैं, सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं। सिल्क की प्रोडक्शन के लिए उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ सीड रेयर किस तरीके से करनी है, इसके कुछ प्रोसीजर वगैरह हमने किए थे कि किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन वगैरह करनी है। मोस्टली हमने ये देखना कि वो डिज़ीज़ फ्री है या नहीं है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेंजरस डिज़ीज़ थी वो पेब्राइन डिज़ीज़ के बारे में हमने बात की कि हमने इसकी एग्ज़ामिनेशन वगैरह करनी है सिलेक्शन से पहले। देन उसके बाद हमने क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है। तो उसके बाद फिर हमने प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हमने अगर कोई भी क्या करना है कि सीड वगैरह की क्या करनी है, रेयरिंग करनी है, तो हमने पेब्राइन डिजीज़ उसका गट वगैरह को क्या करना है, चेक करना अच्छे से। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ सीड कोकोन के प्रोसेसिंग ऑफ सीड कोकोन को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोकोन प्रोसेसिंग ऑफ सीड कोकोन को हम सॉर्टिंग भी बोलते हैं। सॉर्टिंग मीन्स जब हम क्या करते हैं कि बैड कोकोन और गुड कोकोन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फ्री होनी चाहिए किससे, पेब्राइन डिजीज़ से फ्री होनी चाहिए। और उसके बाद प्रिजर्व एग प्रोडक्शन होनी चाहिए। देन कोकोन जो होता है वो जो डिफॉर्म है या फिल्मसी हैं या स्टैंड हैं या डबल हैं, फोसी हैं या थिन हैं या पॉइंटेड हैं, इनको क्या करना चाहिए, या डेड हैं, इनको हमने क्या करना देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, प्रोसेसिंग के पहले। देन उसके बाद हाई परसेंटेज होनी चाहिए रीलिंग सेंटर की। देन उसके बाद जो बचने वाले हैं हाई परसेंटेज अगर है उनकी, तो उनको क्या करना चाहिए, रीलिंग सेंटर में क्या करना चाहिए, भेज देना चाहिए। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि गुड क्वालिटी, सिर्फ गुड क्वालिटी को ही क्या करना है, सिलेक्ट करना है एंड प्रिजर्व कर लेना उसको। देन उसके बाद प्रिजर्वेशन किस तरीके से की जाती है कोकोन की या प्यूपे की। तो इसके लिए क्या होती हैं हमारे लिए, हमारे पास क्या होती हैं, बेम्बो ट्रे होती हैं। और ये जो बैम्बो ट्रे होती हैं ये क्या करती हैं, ये क्या कंटेन होल्ड करके रखती हैं, बाई वोल्टाइन मल्टी वोल्टाइन को क्या करके रखती हैं, कोकोन को कंटेन करके रखती हैं। जब हम मल्टी वोल्टाइन की बात करते हैं तो हम की मतलब 800 से 900 तक बात करते हैं, ये हम बाई वोल्टाइन में करते हैं। जब हम मल्टी वोल्टाइन की बात करते हैं तो ये 1000 से लेके 1200 तक हम बात करते हैं कि एक जो ट्रे होगी वो बाई वोल्टाइन को इतना कंटेन करके रख सकती है, बेम्बो को कोकोन को। देन बाई वोल्टाइन जो बाई वोल्टाइन होंगी तो वो बेम्बो ट्रे जो होगी वो कितने कंटेन करके रख सकती है, 1800 to 900। ठीक है। देन उसके बाद जो कि ओवरक्राउडिंग भी हमने ट्रे में नहीं करनी है, इसकी वजह से डेथ हो सकती है कोकोन वगैरह की। तो इस तरीके से हमने मतलब जेंटल तरीके से अरेंज करना है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सर्वाइवलशिप क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा राइज हो सके, इंक्रीज़ हो सके। देन उसके बाद कुछ और फैक्टर भी हैं जो डिपेंड करते हैं, जैसे प्रॉपर टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, तो ये भी क्या करते हैं, एक वाइटल रोल करते हैं हमारी प्रिजर्वेशन में। जैसे टेम्परेचर 23 to 26 डिग्री सेल्सियस। देन ह्यूमिडिटी 70 to 80% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है। देन उसके बाद अब जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा कि मतलब अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब 30 से ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, इनफर्टिलिटी को भी क्या कर देगा, काज कर देगा। अगर कम होगा तो मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिपेंड भी करता है, फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी पे भी क्या करता है, टेम्परेचर का डिपेंड रहता है। ठीक है। देन उसके बाद हम मतलब क्या करते हैं कि अनफर्टिलाइज मतलब क्या जो लाइंग परसेंटेज होती है, मतलब वो क्या होती है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है तो इससे भी क्या हो सकती है कि परसेंटेज क्या हो सकती है, लाइंग परसेंटेज एग की क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती है। जन अनफर्टिलाइज एग में भी सिमिलरली इसी तरीके से है।
और यही फिनोमेना जो है ये ह्यूमिडिटी में भी देखा जा सकता है कि ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करके रख सकती है, चाहे वो डाइंग को मतलब सर्वाइवलशिप को भी डिपेंड करके रख सकती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मतलब हमारा जो हमने टेम्परेचर सेट किया है या ह्यूमिडिटी सेट किया है तो वो हमने नॉर्मली रखना है। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। अगर हम ज़्यादा रखेंगे, कम रखेंगे तो इससे डिपेंड करेगा हमारी लॉस पे भी डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा रखेंगे टेम्परेचर तो हमारा लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी हमने क्या करना है, ख्याल रखना है। देन उसके बाद सेक्सेस कैसे सेपरेट करनी है हमने, मतलब मेल को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, देन मेल फीमेल को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये मैंने आपको मतलब पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि जब हम मार्फोलॉजी की बात कर रहे थे तो मार्फोलॉजी में हमने सबसे पहले देखा था कि मेल जेनिटल मार्किंग एंड फीमेल जेनिटल मार्किंग। मेल जेनिटल मार्किंग कैसे देखनी है हमने कि मेल जेनिटल मार्किंग जो होगी वो पॉइंटेड होगी, देन फीमेल जेनिटल मार्किंग जो होगी वो एक्स शेप्ड होगी। ये आप देख सकते हो एब्डोमिनल रीजन में, ये फीमेल एब्डोमिनल रीजन में। तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि मेल एंड फीमेल को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, सेपरेट करना है। उसके बाद ये देख लो आप, मेल का कलर डार्क होगा, फीमेल का कलर लाइट कलर होगा। देन उसके बाद सेक्सुअल मार्किंग कहाँ पे, 9th एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होगी एंड एक्स मार्क वही 8th एब्डोमिनल रीजन में मार्क होगी। पोस्टीरियर एंड जो होगा वो स्मॉल एंड पॉइंटेड होगा जैसे मैंने आपको बताया, एंड इसका जो फीमेल का होगा वो बिगर होगा और राउंडेड होगा जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस किस्म से हमने मतलब ये जो सेक्सुअल मार्किंग वगैरह या कलर के बेसिस पे या पॉइंटेड है या ब्रॉडर है तो बिगर है या राउंडेड है, तो इसके बेसिस पे हमने क्या करना है कि इनको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो उसके बाद सेक्सीज मतलब कैसे सेपरेट होंगे ये मैंने ऊपर भी, मतलब इसके लिए क्या कर लिए, एक स्किल्ड पर्सन चाहिए जो इनको अच्छे से देख पाए। वही मतलब कि किस तरीके से क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह रहेगा किसी भी अगर कोई पर्सन कर रहा है। तो सेक्सेस को हमने सिर्फ सेपरेट करना है किसके बेसिस पे, सेक्सुअल मार्किंग के बेसिस पे क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। अब हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते कि ये मतलब ये बड़े साइज़ का ये कम साइज़ का, तो हमने सेक्सुअल मार्किंग को सिर्फ सेक्सुअल मार्किंग को देख के करना है, ठीक है। उसके बाद जब हमने सेपरेट कर लिया तो सेपरेशन के बाद हमने क्या करना है कि उसकी प्रिजर्वेशन करनी है। प्रिजर्वेशन किस तरीके से करनी है कि 600 से 650 जो फीमेल रखनी है, मतलब कि जो और मेल कितने रखते हैं 650 700 से 650 से लेके 700 तक क्या रखने, मेल रखने हैं एक ट्रे में। देन उनको कवर कर देना किसके साथ, न्यूज़पेपर के साथ विद होल, हम छोटा सा होल हवा वगैरह के लिए। देन उसके बाद उनको मतलब लेबल करके मेंशन करके देना कि ये इस रेस से बिलोंग करता है और ये स्पिनिंग डेट क्या है, ठीक है, हमने स्पिन किया हुआ है। देन सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो सकती है मौत की, सिंक्रोनाइजेशन मतलब वही बाई वोल्टाइन की या डाई वोल्टाइन की मल्टी वोल्टाइन की स्पिनिंग डेट कहाँ से हो सकती है, मतलब ये आप देख सकते हो। तो हमने ऑब्जर्व करने हैं कि मार्फोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रही हैं उसमें, ग्रोथ चेंजेस क्या हो रही हैं। देन उसके बाद अब ये हम चीज़ें देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक वाकई ही कि एक मौत में क्या आई है, सिंक्रोनाइजेशन आई है, मतलब क्या हुई है कि मैच्योरिटी है वगैरह आई है। तो ये भी क्या करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे मैंने आपको बताया कि विंटर में टेम्परेचर होता है कम, तो उसके लिए क्या रहता है कि ज़्यादा दिन लग सकते हैं। देन समर में टेम्परेचर होता है ज़्यादा, तो उसके लिए कम दिन लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर हमारा कैसा है कैसा नहीं है। तो आप इसको देखिए, कल हम इसके आगे बात करेंगे किसकी, मीटिंग की। देन लास्ट पे ओवी पोजीशन या एग लेइंग वगैरह की बात करेंगे। देन उसके बाद हमारा जो ये सब यूनिट है ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आगे डायफॉजिंग वगैरह नॉन डायफॉजिंग वगैरह इसकी हम बात कर लेंगे। देन उसके बाद ये जो हमारा सब यूनिट है ये हो जाएगा ख़त्म। तो आप तब तक इसको देखिए, अगर कहीं से समझ ना आए तो मेरे से पूछिए। इसकी जो PDF है मैं आपको लेक्चर कंप्लीट होने के बाद कम्प्लीटली प्रोवाइड कर दूँगा इस पूरे यूनिट की।